आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिया सिंह अपने इस नए चैनल विराट विजन जीके पर आपका स्वागत करती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते शंगो अश्वत कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बस कर्म करते जा और फल अवश्य मिलेगा। तो आज मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे पढ़िए और इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी और आज उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने सेल पढ़ा, उसके कुछ पार्ट पढ़े, थोड़े में मोटे मोटे हेडिंग में हमने पढ़े कि उसे क्या कहते हैं, किसने खोज की, बाकी वगैरह वगैरह ये सब पढ़ा हमने। तो आप ये कहेंगे कि मेरा उस दिन पहला क्लास था तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी, तो मैंने कुछ चीज़ें थोड़ा सा मुझसे मिसप्रिंट हो गई। मैं हम हड़बड़ाहट में हेजिटेशन मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया। तो मैं बता दूं कि मैंने बताया था कि वो जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत, उसे किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने दिया था, जो मैंने बताया था 1938 और 1939 में। लेकिन वो 1838 और 1839 में था। ये आप लोग लिख लीजिएगा। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने दिया था। और मैंने कहा था कि 1938 और 1939 में दिया था। एक्चुअली मुझे ये याद आ गया कि इस टाइम सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। एक बार 1938 में पूर्ण बहुमत से बने थे और 1939 में गांधी जी के सहयोग ना होने के कारण भी वो बने थे। पर फिर भी गांधी जी ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो मुझे ये याद आ गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1838 और 1839। 1838 और 1839। मैंने कहा था कि सेल थ्योरी दिया था, और शायद मैंने एक चीज नहीं बताई थी कि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये बताया था। और कब की थी? तो केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और किसमें की थी? आर्किड के पौधों में। बस यही दो चीज याद रखिएगा कि सेल थ्योरी 1838 और 1839 में दिया गया था, और 18 और जो केंद्र की खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और किसमें की थी? आर्किड के पौधों में की थी। उस दिन हमने फिगर के साथ देखा था। तो जैसा कि आज हमारा सेकंड क्लास है, आज हम जिस टॉपिक को बहुत ही थोड़े थोड़े में पढ़े थे, आज उसे थोड़ा सा और बड़े में पढ़ेंगे, उसको और लार्ज में जानेंगे, डीपली जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल्स मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक था, दूसरा यूकैरियोटिक था। हमने जाना था कि प्रो माने क्या होता है? प्रो यानी पुराना, हमारे समय का नहीं। प्रोकैरियोटिक और यानी कि ये अंडर डेवलप्ड है, और यूकैरियोटिक माने कि ये डेवलप्ड है। तो बात की जाए अगर प्रो की, तो प्रो था, यू था। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक अंडर डेवलप्ड है, यानी इसमें बहुत ही कम कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक तो था, जो है वो डेवलप्ड है, यानी इसमें कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, वो केवल प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या कौन कौन से कोशिकांग आते हैं, क्या क्या आता है,
उसमें क्या क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे। और इतना याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है वही यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जो प्रो में पाया जाएगा वही यू में पाया जाएगा। बस अंतर इतना है कि प्रो के अकॉर्डिंग यू में कुछ ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन जो आज मैं पढ़ाऊंगी वही वही जो चीजें हैं वो यूकैरियोटिक में भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम प्रो को देखते हैं। प्रो मतलब क्या होता है? आदिम, यानी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी प्रो, आदिम, प्रिमिटिव, आदिकाल, जैसे हमारे पुराने समय का काल, जिस समय आदि मानव थे। पहले तो ना मनुष्य था, ना पेड़ पौधे थे, न जंतु जानवर थे, कुछ नहीं थे, बस छोटे छोटे जीव पाए जाते थे। जो इससे भी पुराना ये है प्रोकैरियोटिक। जैसे आदि मानव के समय का, ना उनके खाने का समय, ना उनके पीने का समय, ना उनके नहाने का समय, ना बैठने का समय, ना सोने का समय, तो कोई भी चीज उसमें डेवलप्ड नहीं थी। कुछ चिंगारी लग गई तो आग आग का आविष्कार हो गया, और अगर कुछ घुमा दिया तो पहिए का आविष्कार हो गया, और नग्न घूमते थे सब, तो उसमें कुछ भी डेवलप्ड नहीं था। तो वही हमारा ये है, यानी पाषाणकाल प्रो, यानी बहुत ही पुराना। तो इससे बस ये समझ लीजिए कि प्रो माने प्रिमिटिव यानी आदिकाल, बहुत ही पुराने समय का ये है। और यूकैरियोटिक यानी अभी की कोशिका, अभी के हमारे मानव मानव जीवन की हमारी नई कोशिका है। और इसे जान लीजिए तो ये अंडर डेवलप्ड है, ये अंडर है, और ये डेवलप्ड है। ठीक है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोग को फिगर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक का फिगर। अभी मैंने अभी बताया कि आज हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आएगा। फ्लैजेला हो गया यहाँ पे, कि साइटोप्लाज्म है, मैंने उस दिन बताया था। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले मैं फिगर दिखा देती हूँ। ये कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। देखिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस दिन मैंने मोटी मोटी हेडिंग दी थी बस, कि आखिर होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल मैंने बताया था सेलुलोज की बनी होती है, और जिसका अध्ययन करेंगे बहुत। और फिर ये सब चीजें, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, न्यूक्लियाइड है। ठीक है, तो आते हैं अब अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका पे। प्रो हमने बताया, प्रो माने आदिम होता है। प्रीमिटिव, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसे लिखते हैं। प्रो यानी आदिम, प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रो के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रो के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, या कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से जंतु आते हैं। तो प्रो के अंतर्गत आते हैं हमारे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया यानी फंगस, फिर हमारा आ गया पौधे, फिर हमारा आ गया एनिमल, जंतु। ठीक है, ये प्रो के अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ, कवक, पौधे और एनिमल। और अगर यू के अंतर्गत देखें तो यू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ओ आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। प्रो माने आदिम यानी प्रिमिटिव। तो हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक डेवलप्ड है, तो ये सब इसमें पाए जाएंगे। प्रोटोजोआ, कवक यानी फंगस, पौधे, जानवर। ठीक है,
ये सब किसमें पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। ये डेवलप्ड है तो इसलिए ये सब इसमें पाए जाएंगे। समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक में मैं केवल 2 एग्जांपल दे रही हूँ और इन दोनों को छोड़कर अगर चाहे जो भी आए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर कुछ भी आए तो इन दोनों को छोड़कर बस हर एक चीज यू पे मारनी है। हर एक चीज बस। इसकी क्या एग्जांपल है? इसका एक है एग्जांपल बैक्टीरिया और एक है आर्किया। क्या है? एक बैक्टीरिया और एक आर्किया। इन दोनों को छोड़कर चाहे जो कुछ भी आए, चाहे जो कुछ भी एग्जांपल है, वो सब में किस में करना है? यूकैरियोटिक कोशिका में करना है। कुछ भी, चाहे वो कुछ भी आए। और बहुत बार बात की जाती है कि आपने सुना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत अभी जैसे मान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, ये क्या होता है? नील हरित शैवाल, आपने सुना होगा, नील हरित शैवाल। अब आप बोलेंगे कि अरे इन्होंने बोला था कि बैक्टीरिया और आर्किया के जो भी अंतर्गत आएगा, अगर बैक्टीरिया और आर्किया नहीं आया है तो और सब यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग लिखेंगे। आप करके आएंगे एग्जाम में, ये है यूकैरियोटिक कोशिका, एग्जामिनर करेगा, खत्म बात। पहले सोचिए कि नील हरित शैवाल एल्गी, ये है एल्गी लेकिन दिखता है शैवाल की तरह, और इसका एक और नाम होता है, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसका नाम है। इसको जाना जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये होता है शैवाल, दिखता है एल्गी के जैसे, तो इसका एक और नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ये क्या आया? बैक्टीरिया। यानी ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसे गलती से भी यू में मत लिखिएगा, यू में मार के ही मत आइएगा अगर कुछ भी हो रहा है तो। साइनोबैक्टीरिया, हालांकि इसमें लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले से है इसमें, लेकिन फिर भी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। अब ये हो गया प्रो, यानी पुराना, आदिम, आदिकाल। ये हो गया बैक्टीरिया और इसमें आर्किया, दो इसमें होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये बैक्टीरिया ही है। उसके बाद, और इसमें तो प्रोटोजोआ, कवक, फंगस, पौधे, जानवर, ये सब होते हैं। सबसे मेन इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कि इसमें जो केंद्रक होते हैं, यानी न्यूक्लियस, केंद्रक जो होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, यानी बना नहीं रहता। अभी मैंने बोला कि प्रो यानी अंडर डेवलप्ड, तो कुछ इसमें बहुत ही कम चीजें पाई जाती हैं। और तो यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक पूरा बना होता है पूरा, यानी इसमें ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये कोशिका है, इसके अंदर जो है ये केंद्रक है। ऐसा नहीं कि बना नहीं, होता है लेकिन आधा अधूरा, जैसे ऐसे होता है, आधा अधूरा रहेगा, जैसे पता नहीं चलेगा कि है भी कि नहीं। और इसमें होता है, ये है कोशिका और ये पूरा बना रहेगा यूकैरियोटिक कोशिका, तो ये केंद्रक है इसका। लेकिन इसमें जो केंद्रक होता है, लेकिन होता है इसमें केंद्रक, पर ये आधा अधूरा रहता है, पूरा बना नहीं रहता, ये आधा अधूरा रहता है, तो इसे अंडर डेवलप्ड ही मानेंगे हम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। प्रो यानी आदिम, पुराना, आदिकाल, पाषाण काल, हमारे आदि मानव के जीवन का हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है लेकिन अंडर डेवलप्ड होता है, बहुत ही कम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में हर एक चीज डेवलप्ड होती है, हर एक चीज। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ पाया जाता है, कवक पाया जाता है, पौधे, जानवर, ये सब, और केंद्रक तो इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, इसमें नहीं पाई जाती हैं, पर आज हम केवल वही पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये जितनी भी आपको हेडिंग दिख रही है, ये सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, तो आज हम केवल वही पढ़ेंगे। और ये याद रखिएगा कि जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो भी आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो डेफिनेटली यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएंगी, पक्का है। तो हमने पढ़ लिया प्रो, पढ़ लिया यू, पढ़ लिया। अब आते हैं जो हमने बहुत ही फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा पढ़ा था,
सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। मैंने बताया था कि क्या होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, पैक्टीन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है। इसे केवल केवल जानवर जानवर पचा सकते हैं, खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, इसे मानव नहीं पचा सकते हैं। तो ये कोशिका भित्ति है। ये किस में पाई जाती है? सबसे मेन पॉइंट है इसका, किस में पाई जाती है ये केवल पादप में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है ये। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में, जंतु में नहीं, एनिमल में नहीं पाई जाती है। हम क्या है? हम एक प्रकार के जानवर ही तो हैं, तो हमारे में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अभी सेल मेम्ब्रेन बढ़ाते था। पादप कोशिका है तो ये हमारे में, सॉरी सेल वॉल है तो ये हमारे में नहीं पाई जाती, ये केवल पादपों यानी पौधों में पाई जाती है, केवल पादप में। पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं हम कि ये मान लीजिए प्लांट में है, प्लांट में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ये। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? ये पैक्टीन की बनी होती है बैक्टीरिया में। अगर पूछा जाए फंगस यानी कवक, कवक में किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। चीटिंग मत पड़िएगा इसे, काइटिन। ये किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और ये प्रोटीन, प्रोटीन और मिक्सचर से बना होता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में। जो पौधों के होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? पौधों के जो सॉरी पौधा जो होता है उसमें कैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है? सेलुलोज की बनी होती है, कठोर होता है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं वो किसके पाए जाते हैं? पैक्टीन के बने होते हैं। और जो फंगस यानी कवक है इसके चाइटिन में अरे सॉरी काइटिन में पाए जाते हैं। वो भी कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। अब देखा जाए सेल वॉल तो ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इसके बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है? इसके बाहरी आवरण में पाया जाता है कोशिका भित्ति। प्लांट में हम देख रहे हैं क्योंकि एनिमल में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, है ना, अभी बताया मैंने, केवल ये प्लांट में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि हमेशा पूछा जाता है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, एक किसकी बनी होती है ह्यूमन में और किस में पाई जाती है। बन जाए यार बस कर। तो ये हो गया, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोशिका है और इसके बाहर ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये पादप कोशिका है। तो अगर पूछा जाए, मान लीजिए ये बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए। अब पूछा जाए कि क्या बैक्टीरिया की कोशिका के बाहरी जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? बैक्टीरिया के बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो अब आप सोचेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया जो है वो प्रो में आता है। तो इसका मतलब है कि प्रो में आता है तो हम जो पढ़ रहे हैं आज वो सब कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। तो यानी अब मैंने बताया कि एनिमल में ये नहीं पाया जाता, तो इसकी बाहरी आवरण क्या होगी? इसकी बाहरी आवरण बैक्टीरिया की इसकी बाहरी आवरण ही सेल वॉल की बनी होगी, तो इसका बाहरी आवरण क्या होगा? सेल वॉल का। अब जैसे फंगस का हो गया, कवक है, तो इसका बाहरी आवरण अगर पूछेगा कि किसका होता है तो किसका होता है? तो ये सेल वॉल का है, इसका भी सेल वॉल का होता है। अगर प्लांट का पूछेगा तो आ,
प्लांट का पूछेगा तो ये सेल वॉल का इसके बाहरी आवरण क्या होता है? सेल वॉल का होता है। कोशिका भित्ति होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पैक्टिन की बनी होती है, और लास्ट फंगस में किसकी, कवक में किसकी बनी होती है? तो वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन में, हम आते हैं, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जैसे है, ये कैसे होती है? ये ये किस में पाई जाती है? पादप और जंतु, यानी प्लांट्स और एनिमल, ये दोनों में पाई जाती है। मैंने उस दिन भी पार्ट फर्स्ट में बताया था, वो भी बताया था कि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। अब जैसे कि हम हैं, जंतु हैं, तो हमारे में कोशिका भित्ति हल्की होती है, बहुत ही हल्की, जैसे एक झिल्ली के टाइप की होती है। अभी जैसे हमारे में हम अगर कोशिका भित्ति ऐसे खड़ा कर दे पूरा लकड़ी का, तो क्या है? तो इसीलिए कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है। अब इसका नेचर क्या होता है? नेचर यानी ये कैसी होती है? तो ये अर्धपारगम्य में होती है। अर्धपारगम्य में होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य में, यानी आधा। जैसे ये है कोशिका, ऐसे बनाते तो ज्यादा समझ। जैसे मान लीजिए ये है कोशिका, अब ये कैसा दिख रहा है? इसमें आधी चीजें आ सकती हैं और आधी चीजें जा सकती हैं, यानी अर्धपारगम। इसके अंदर कोई भी पोषक तत्व, जब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी है, कोई भी पोषक तत्व है, इसे कोई भी पोषक तत्व है, तो अगर ये जरूरी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे अपने अंदर रखेगा। जैसे अगर किसी का काम रहता है तो वो हमारे पास रहना चाहिए, और अगर नहीं रहता है, ए भाई तुम जाओ यहाँ से यार, तो वैसे ही अगर इसका काम है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे अपने अंदर रखेगा, वरना इसे बाहर निकालेगा, इसे स्थगित कर देगा अपने अपने घर से। तो ये क्या करता है कि आधा परगम, आधी चीजों को अपने पास रखता है और आधी चीजों को वापस भेज देता है। आधी चीजों को अपने पास रखता है, आधी चीजों को वापस भेज देता है कि तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। तो ये, तो इसी वजह से कुछ पार्ट वापस जो अच्छे होते हैं वो आ जाते हैं, और जिन्हें ये वापस भेज देता है, जो इसके लायक नहीं है उसे वो बाहर भेज देता है। तो अगर देखा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है कि नहीं, तो बिल्कुल जरूरी है। अभी जैसे यही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम हटा देते हैं, रुकिए। ये हो गई कोशिका भित्ति, हो गई मान लीजिए, आउटर पार्ट क्या होगा? कोशिका भित्ति हो गई। आउटर पार्ट कोशिका भित्ति हो गई है। अब जब यहाँ प्लाज्मा में यार, अब जब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो कोई भी अपने अंदर, कोई भी बिना नॉक के अंदर आओ और अपने मन से जाओ, जो काम है करो, अपने मन से जाओ। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कोई भी हमारे आके शरीर में कुछ भी, अगर हम अपनी बॉडी को पूरा एकदम अच्छे से वेल प्रोफाइल बना रहे हैं कि एकदम, मान लीजिए कि जिम कर रहे हैं, हमेशा योगा कर रहे हैं रोज, पता चला कि कुछ कड़ आके एकदम पूरा डैमेज कर दिए पूरा अंदर से बॉडी को, तो इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये ना हो तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बेकार गढ़ अंदर आ सकते हैं, और कोई भी वापस बाहर जा सकता है। तो अगर, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? अर्धपारगम में होता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। मान लीजिए
कि अभी मैंने एक हाथ का अपने टुकड़ा ले लिया, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, हमारे में भी पाई जाती है। इसके बाहरी साइड ऐसे 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 झिल्ली हल्की होती है, हमारे अंदर हल्की झिल्ली होती है। और ये कौन सी होती है? बाइलेयर्ड, यानी ये बाइलेयर्ड होती है, ये दोहरी झिल्ली होती है। बाइलेयर्ड माने दोहरी झिल्ली। बाइलेयर्ड माने दोहरी झिल्ली होती है। और ये आखिर पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, तो ये दो चीज, दोहरी झिल्ली होती है। तो पहला तो ये प्रोटीन से बनी होती है और दूसरा वसा यानी फैट से बनी होती है, लिपिड। यानी लिपिड से बनी होती है। पहला हो गया प्रोटीन से बनी होती है और लिपिड से। अब पूछा जाए बनी किससे, तो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसका एक भाग जैसे यहाँ इधर प्रोटीन रहता है और दूसरा वसा से बनी होती है। एक प्रोटीन से बनी होती है और एक वसा से बनी होती है। और इन दोनों के मिश्रण क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है? मान लीजिए अब जैसे कुछ होते हैं प्रोटीन जो ऐसे बाइलेयर्ड ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? जुड़े रहते हैं कुछ प्रोटीन। अब आप सोचेंगे कि इसमें कण जाते कैसे हैं, इसमें कण जाते कैसे हैं? अब ये क्यों लगा रहता है? कुछ आकार के ऐसे प्रोटीन होते हैं, ऐसे ऐसे गोले गोले रहते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े हैं, तो जो भी कण आ रहा है, अच्छा वाला कण आ रहा है, तो वो पूरी कोशिका में इसे भेज सके, इसे पूरी कोशिका में डाल सके। तो अगर देखा जाए कि आखिर कण जाते कैसे हैं, तो दो टाइप से जाते हैं। पहला मान लीजिए अगर देखा जाए छोटे कण और बड़ा कण। छोटे कण जैसे हो गया जल, अमीनो अम्ल, लिपिड, सॉरी सॉरी लवण और ग्लूकोज। मान लीजिए ये छोटे कण हैं ये सारे, ठीक है? ये छोटे कण है। बड़ा बड़ा कण क्या हो गया? बड़ा कण मान लीजिए हो गया वसा और प्रोटीन। हालांकि ये सच में बहुत बड़े होते हैं, इन्हें बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। तो हमने जान लिया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड, इसकी दो साइड होते हैं। प्रोटीन और पहले तो प्रोटीन एक वसा होता है और ये किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है? अब देखा जाए तो लिपोप्रोटीन हो गया, बाइलेयर्ड हो गया। ये कितनी होती है? दो दो दोहरी झिल्ली होती है, तो ये बाइलेयर्ड हो गया, दोहरी झिल्ली। अब अगर देखा जाए कि इसके अंदर कण कैसे जाते कैसे हैं, तो एक छोटा कण हो गया, एक बड़ा कण हो गया। इतना समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए ये छोटा कण हो गया और ये बड़ा कण हो गया। छोटा कण क्या हो गया? जैसे कि बताया अभी जल और अमीनो अम्ल, लवण, ग्लूकोज। और बड़े कण कौन कौन से हो गए? बड़े कण हो गए वसा और प्रोटीन। अब छोटे कण जो हैं, अभी हम बताते हैं कैसे जाते हैं ये। पहले बड़े कण की बात करें तो ये जाते कैसे हैं सेल मेम्ब्रेन में? ये जो कोशिका जो ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, ये अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर आने देते हैं। जैसे कि आओ तुम आओ, तुम्हारा कागज पत्र ठीक है, हाँ ठीक है तुम जाओ, अरे तुम्हारे नीचे, अरे चल भाग।
तो यानी कि जो उसके काम का है, जो उसकी बॉडी को अच्छे से रख सकता है, जो उसकी केयर कर सकता है, तो वो उसे अंदर लेता है। और जो बेफालतू बस ऐसे घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो उनको नहीं लेता है। ठीक है? चाहे जितनी ये लोग आने की कोशिश करें, पर वो लेता उन्हें ही है जो अच्छे होते हैं। तो बात की जाए अगर बड़ा कण, तो वो जाते कैसे हैं उसके अंदर? तो एक होता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। एक होता है पिनोसाइटोसिस, और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। ये 3 होते हैं ये। अभी जैसे नाम बस जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये भक्षण करता है, ये क्या करता है, ये पीता है और ये निकालता है। यानी जो फेगोसाइटोसिस है वो भक्षण करता है, जो भी गंदे गंदे कण होते हैं जिन्हें नहीं जाना चाहिए, जैसे ही आते हैं तुरंत खाना एकदम अंदर गया पेट के। उसके बाद पिनोसाइटोसिस से पी जाता है पूरा, एकदम मजे से खाता है, ये इसका बात ही छोड़ दो। पिनोसाइटोसिस से पी जाता है, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस उसे निकाल देता है, मजा लेके तब उसे छोड़ता है। पहले खाता है, भक्षण करता है, फिर पीता है, फिर उसके बाद आराम से उसे निकाल देता है। तो बड़े कण तो ऐसे प्रवेश करते हैं उसमें, सेल मेम्ब्रेन में। पहला फेगोसाइटोसिस से करते हैं, पिनोसाइटोसिस से, एक्सोसाइटोसिस से। सोचिए कितना केयर करता है अपनी बॉडी का। सेल मेम्ब्रेन ना हो तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। सेल मेम्ब्रेन तो ये जितने भी गंदे कण हैं उन्हें रोकता है। इसीलिए एक और बात कि सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। यानी जैसे ट्रैफिक होती है, तो कुछ लोग कहते हैं आओ इधर आओ इधर आओ, जो जिनके पास लाइसेंस है, अरे तुम जाओ जाओ, तुम्हारे पास नहीं है, दिखाओ दिखाओ, चल भाग यहाँ से भाग, कुछ नहीं है। तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ सेल, यानी जितने अच्छे कण है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसे लेता है, जितने बेकार कण है उसे भगा देता है एकदम हमेशा के लिए। तो कोई भी कण आने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अरे यार इतना ज्यादा ये बंदी करके रखा है, तो हम कैसे अंदर जाएंगे कैसे। तो बड़े कण हो गए कि फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब आते हैं छोटे कण पे। तो छोटा कण दो तरीके से जाता है। एक हो गया परासरण, यानी ऑस्मोसिस, और हो गया विसरण, यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी डिफ्यूज करना। तो परासरण और विसरण ये किस में होता है? ये केवल जल में होता है। और ये किस में होता है? ये वायु और गैस में होता है। ये किस में होता है? ये जल में, और ये वायु और गैस में होता है। ठीक है? अब पराशर की बात करें तो एक और चीज, इतना हो गया। अभी जैसे मैंने बताया कि ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे वसा, जैसे ये हो गए वसा ना, ऐसे करके वो लगे रहते हैं पूरे, कुछ उल्टे कुछ सीधे, कुछ उल्टे कुछ सीधे, ऐसे करके एक लाइन में लगे होते हैं उल्टे सीधे। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, ये वसा है पूरे, ये कुछ प्रोटीन होते हैं, यहाँ कुछ प्रोटीन होते हैं, यहाँ होते हैं। तो हर हर जगह होते हैं ऐसे ऐसे, इधर उधर प्रोटीन होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हेड कहते हैं, और इसे टेल कहते हैं। टेल, हेड और टेल। हेड यानी हाइड्रोफिलिक, यानी ये हो गया हाइड्रोफिलिक, तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक। ठीक है? मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि ऐसा ही, जैसे कि वसा और प्रोटीन होते हैं, तो ये कुछ प्रोटीन उल्टे लटके होते हैं, और यहाँ पे देखिए ये सब प्रोटीन है, ये सब वसा है। तो ऊपर वाले के जो बड़ा सा गोल मुंह दिख रहा है इसे हेड कहते हैं, और ये जो पैर दिख रहा है इसे टेल टेल कहते हैं। हेड हो गया, तो ये किसका बना था? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये क्या होता है? टेल को क्या कहते हैं? सॉरी, हाइड्रोफोबिक कहते हैं इसे, हाइड्रोफोबिक कहते हैं इसे। ठीक है? ये क्या करता है? ये जो है हाइड्रोफिलिक ना, ठीक है,
ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हेड, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, टेल। अब ये हो गया। तो मैंने बताया कि छोटे कण कैसे करते हैं, विसरण और परासरण। विसरण और परासरण। परासरण माने क्या होता है, आपको दो चीजें याद रखनी है, एक अधिक सांद्रता और एक कम सांद्रता। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, यानी ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी जिसके पास अधिकता है वो कम वाले को देने की कोशिश करेगा, जिसके पास अधिकता है वो कम वाले को देने की कोशिश करेगा। मेरे पास ज्यादा चीजें हैं, तो मेरे पास मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तो मैं किसे दूंगी, कम वाले को देने की कोशिश करूंगी जिसके पास नहीं है। तो यही कह रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो परासरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, परासरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि ये आपने पेन ले लिया है और ये किशमिश है, क्या है, एक किशमिश है मान लीजिए। अब इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, ये अधिक सांद्रता हो गई इसकी, पानी की अधिक सांद्रता हो गई, और जो किशमिश है उसकी कम सांद्रता है। तो जब किशमिश को आप पानी में डालेंगे तो अधिक सांद्रता वाला जो है जल वो कम सांद्रता वाले किशमिश को ग्रहण कर लेगा, यानी जो किशमिश की बाहरी झिल्ली है वो पानी में घुल जाएगी, और उसके बाद किशमिश कैसे होती है, इतनी बड़ी हो जाती है फूल के, बाप रे बाप, इतनी बड़ी हो जाती है फूल के। मैंने तो बहुत बार प्रैक्टिस किया, आप एक बार घर पे देखिएगा करके कि परासरण कैसे होता है, कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी जो पानी था वो उसकी अधिक सांद्रता थी, किशमिश छोटा सा था तो वो गया, कम सांद्रता था तो वो कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता में गया, तो क्या हो गया, अधिक सांद्रता वाला कम सांद्रता की ओर को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है, किशमिश होता है। विसरण भी यही है, विसरण क्या है, विसरण भी यही है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और इसका एग्जाम्पल ये क्या है, ये वायु और गैस में है, ये जल में होता है। इसका क्या है, जैसे मान लीजिए ये अगरबत्ती है, इसका जो मसाला होता है ये पूरा लगा रहता है इसके, ऐसे पूरा लगा रहता है अगरबत्ती का। तो ये क्या हो गया, ये अधिक सांद्रता हो गया ना, ये पूरा लगा है, पूरा एकदम पैक है अगरबत्ती में पूरा उसका मसाला। और अगर ये रूम में गया तो रूम में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और एकदम कम सांद्रता थी, तो वो जो अगरबत्ती था वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गया, लेके गया अगरबत्ती को। अभी अगरबत्ती आप रूम में थोड़ा सा भी ऐसे करिए तो पूरा रूम रूम एकदम सुगंधित हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है सेंट, ऐसे मारिए बस पूरे रूम में फैल जाएगा, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। तो यही बस बात है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली, वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, सॉरी, वो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। उसके बाद ये कैसे जाती है, ये दो परतों की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड, उसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। और ये कैसे जाती है, छोटे कण कैसे जाते हैं, इसके जल वल कैसे जाते हैं, तो ये परासरण और विसरण विधि द्वारा जाते हैं। परासरण माने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और विसरण माने भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। बस ये जो होता है परासरण होता है वो जल में होता है, और विसरण क्या होता है, वो वायु और गैस में होता है। विसरण क्या होता है, वो वायु और गैस में होता है, ठीक है। और बात की जाए, हाँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया। आई थिंक टाइम भी हो जाए, चलिए एक और करके फिर अब बस करते हैं क्लास कल। अब हम पढ़ेंगे, मान लीजिए हम पढ़ते हैं अब साइटोप्लाज्म की क्रोमो, मैं एक चीज भूल गई थी, सेल वॉल, इसकी नेचर कैसे होती है, यानी इसका नेचर मैंने बताया अर्ध पारगम्य में होता है। इसका नेचर कैसे होता है, इसका पारगम में होता है, इसका कैसे होता है, पारगम यानी परमेबल होता है। इसका मतलब जैसे ये कोशिका है तो इसके जो अणु कण है वो इसमें जा सकते हैं, इसके जो है वो इसमें आ सकते हैं, परमेबल होता है, इसके जो कण है वो इसमें आ सकते हैं, इसके जो कण है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का होता है अर्ध पारगम्य। एक अब कर देते हैं हम, चलिए साइटोप्लाज्म कर देते हैं।
मैंने बताया था आपको उस दिन। ये हो गया कोशिका, ये हो गया केंद्रक हमारा, ठीक है। इसमें बहुत सारे कण हैं। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका। मैंने इससे बताया था कि इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे कहते हैं केंद्रक को छोड़ के, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, जो हम पढ़ेंगे अभी, साइटोप्लाज्म। ये हो गया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये हो गया केंद्रक द्रव्य। और इस पूरे को मिला के क्या होगा, वो होगा जीव द्रव्य। मैंने जिक्र किया था इसका पार्ट फर्स्ट में। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म। क्या है ये तो जेली के आकार का होता है ना, इसमें लिक्विड जैसे होता है, जेली के आकार का होता है, तो इसमें लिक्विड भरा होता है, इसी लिक्विड को ये साइटोप्लाज्म कहते हैं। बस इसी लिक्विड को, ये इसका कार्य क्या होता है कि जितने भी इसमें कोशिका के अंग होते हैं उसे डैमेज करने से रोकता है। ये साइटोप्लाज्म जो है इसे डैमेज करने से रोकता है ये। और ठीक है, अगर कुछ ठीक है, हाँ, इसके जेली आकार होता है, तो ये डैमेज करने से इसको रोकता है साइटोप्लाज्म। और साइट जो कोशिका है उसके अंदर जो लिक्विड है, जो कोशिका है, और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड होता है उन्हें साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोसोल। लिक्विड होते हैं उन्हें साइटोसोल कहते हैं। और इसकी भीतरी परत को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बाहरी परत को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। इसके भीतरी सतह को एंडोप्लाज्म कहते हैं, इसके बाहरी परत को क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। बस हो तो गया, यही थोड़ा सा ही था। साइटोप्लाज्म में जेली के आकार का होता है, उसके बाद लिक्विड के आकार का होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे साइटोसोल कहते हैं, और इसकी दो परत होती है, एक एंडोप्लाज्म और एक एक्टोप्लाज्म। बाकी रहा क्रोमोसोम्स, तो अभी टाइम हो गया है, इसे हम कल पढ़ते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ा अभी, प्रोकैरियोटिक पढ़ा, यूकैरियोटिक पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोप्लाज्म, इतने हमने चीज पढ़ लिए। तो मैंने बताया था कि आज जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें प्रोकैरियोटिक में आती हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्या सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में आती है, जी बिल्कुल आती हैं। क्या सेल मेम्ब्रेन आती है, बिल्कुल आती हैं। सेल क्रोमोसोम्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। साइटोप्लाज्म आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये जो भी आज चीजें आपने पढ़ा है ये सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में भी आएंगे, ठीक है। और एक और हमारा बचा है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम और ये क्रोमोसोम, ये दो हेडिंग है, इसे कल की क्लास में हम करते हैं। वैसे आज के लिए ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे बेस्ट हो पाएगा। और ठीक है, आज की क्लास इतना ही। अब कल के हम पार्ट में पढ़ेंगे राइबोसोम और क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।